वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आज हम जिस यंगर रोमांटिक पोएट को कवर करने जा रहे हैं वो है जॉन केट्स। जॉन केट्स को दो नाम से जाना जाएगा, यंगर रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसा कि आप जानते हैं रोमांटिक जो है इंग्लिश में एल्डर रोमांटिक और यंगर रोमांटिक के बीच में बटा हुआ था, तो ये यंगर रोमांटिक्स माने जाएंगे। और दूसरा कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री के ये मेंबर थे। दो रूप में आप इनको जानेंगे। सबसे पहले जॉन केट्स के डेट ऑफ ईयर जो स्पॉन लाइफ है इनका 1795 और 1821, इसमें आप नोट करिएगा। और अभी थोड़ी दिन पहले आपने पीबी शैली को भी कवर किया था जिसमें 1792 और 1822, 1792 1822 दोनों को मैच करके कोरिलेट करके करिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। 31 अक्टूबर और 23 फरवरी इनका नोट कर लीजिएगा। बर्थ 31 अक्टूबर और 23 फरवरी आप जो भी कर सकते हो, ठीक। डेथ 31 अक्टूबर मूरगेट लंदन में इनका बर्थ होता है और 23 फरवरी को इनकी डेथ हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है इनका डेट, क्योंकि ये केवल 26 साल ही जिए थे। लेकिन इस 26 साल में 95 हाँ 21 5 26 साल में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है वो बहुत ही जोरदार है, बहुत ही बड़ा है। अब इसके माता पिता की बात करते हैं, फादर की। इनके फादर का नाम है थॉमस कीट्स। ओके, ये एक अस्तबल कीपर है। अस्तबल में उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी इनको दी गई है थॉमस कीट की। इनकी डेथ किड्स के बचपन में ही हो जाती है और इनके मदर का नाम फ्रांसिस कीट्स। कीट्स की एज जब केवल 9 ईयर है, 9 साल है, तो 1804 में इनके फादर की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 9 ईयर्स। और इस बेचारे की मां भी जब ये 14 वर्ष की अवस्था में था तो इसके मदर की भी डेथ हो जाती है। आप देखिएगा 1795 में इनका जन्म होता है, 1821 में ये मर जाते हैं। 31 अक्टूबर मूरगेट लंदन में एक जगह है जहां पे इनका जन्म होता है और 23 फरवरी को इनकी डेथ हो जाती है। माता पिता का नाम थॉमस कीट्स, जिनकी डेथ 1804 में हो जाती है जब बच्चे की एज किड्स की एज केवल 9 वर्ष है। और फ्रांसिस कीट्स जिनकी डेथ 1809 में हो जाती है, वो भी उस समय जब इनका उम्र केवल 14 वर्ष है। इसके बाद इनके एजुकेशन की बात आती है। तो एजुकेशन इनके माता पिता तो चाहते थे कि इन्हें इटॉन कॉलेज में भेजा जाए, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही कुड नॉट सेंड हिज बॉयज टू सच ए ग्रेट स्कूल, सो ही वाज सेंट टू, उन्हें एक वही लोकल स्कूल है, आप जानते हैं उसका नाम, जो काउडन क्लर्क का एक स्कूल है, क्लार्क भी आप कह सकते हैं। इनके एक स्कूल में इनको भेज के इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूरी कराते हैं। फिर इन्हें एक सर्जन के पास, थॉमस हैमंड करके एक सर्जन है जिनके पास इनको अप्रेंटिस के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन 1 साल के बाद ही इनका वहां से मोह भंग हो जाता है और ये वापस आ जाते हैं। और इमिटेशन ऑफ स्पेंसर को देखने के बाद और ऑन फर्स्ट लुकिंग ऑफ चैपमैन्स होमर, इन दो वर्क को देखने के बाद इनके अंदर पोएटिक अचीवमेंट क्रिएट होता है। इनको लगता है कि ये पोयम के लिए बने हैं, ये रचना के लिए बने हैं। फिर इनका रुझान जो है वो धीरे धीरे साहित्य की तरफ होने लगता है और इनके वर्क्स आने शुरू हो जाते हैं। अब इनके जीवन में जो महत्वपूर्ण डेट आपको कवर करना है वो है वर्क्स को लेके। इनके जो फेमस वर्क्स आते हैं वह सबसे पहला वर्क इनका आता है 1813 में, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर के नाम से, ठीक। 1813 ये स्पेंसर से प्रभावित थे और स्पेंसर के फेरी क्वीन से द सेंट ऑफ एग्निस करके एक वर्क है इनका जिसमें वो स्पेंसरियन स्टैंजा भी यूज करते हैं और आगे उसको हम जिक्र करेंगे अभी।
1813 इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण डेट है। इमिटेशन ऑफ स्पेंसर लिखते हैं। इसके बाद 3-4 साल का गैप हो जाता है, 1817 इनका महत्वपूर्ण डेट आता है। देखिए किड्स को पढ़ना है तो 1817, 1818 और 1819 ये 3 साल इनके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मेजर वर्क्स आते हैं इनके लाइफ में इसी 3 साल में आते हैं, लेकिन ये 3 साल उसको स्थापित कर देता है अंग्रेजी साहित्य के बराबर। एक बार तो कमेंट्स में कहा गया है कि ही इज विथ शेक्सपियर, उसकी उपलब्धि, उसका कद इस 3 वर्ष में इतना बड़ा हो जाता है कि उसे शेक्सपियर के साथ तुलना की जाने लगती है। खैर 1813 जो है इनका वर्क है इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। 1817 में इनका वर्क आता है पोयम्स के नाम से, ठीक है, केवल आता है पोयम्स 1817। लेकिन इस पोयम्स में वह जिन 2 कवियों का जिक्र करते हैं जिनसे ये इंस्पायर होते हैं, ली हंट और दूसरा स्पेंसर, ये दोनों वर्क इनसे प्रभावित है और बाद में इसे डेडिकेट कर देते हैं ली हंट को। डेडिकेटेड ली हंट को ये वर्क ये डेडिकेट कर देते हैं। कौन सा? पोयम्स 1817। 1817 का जो इनका कलेक्टेड वर्क प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है, वो है पोयम्स, जिसपे 2 कवियों का बहुत ही गहरा छाप है, ली हंट का और स्पेंसर का। बाद में इस पूरे कलेक्शन ऑफ वर्क को ये डेडिकेट कर देते हैं किसके नाम से? ली हंट के नाम से ये इसे वो कर देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं। 1817 के बाद इनका वर्क आता है 1818। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने कहा कि 17, 18 और 19, अगर इस 3 डेट को हम लोग ध्यान से देखें तो 1818 में इनका जो मेजर वर्क आता है वो है एंडिमियन, बिल्कुल। और यहां से इनके पोएटिक अचीवमेंट प्रारंभ हो जाते हैं। एंडिमियन क्या है? जिसमें मून गॉडेस और कितना मून गॉडेस का वो वर्णन है जिसमें बताया गया है। तो जो एंडिमियन वर्क है यह इंस्पायर है ड्रेटन और फ्लेचर। इन 2 लोगों के वर्क से, जिसमें ड्रेटन का है द मैन इन मून, द मैन इन द मून, ठीक है। और फ्लेचर का एक महत्वपूर्ण वर्क है द फेथफुल शेफर्ड। देखिएगा, द फेथफुल शेफर्ड। इन दोनों वर्क का बहुत ज्यादा प्रभाव जॉन कीट्स के ऊपर है और इसके बाद इससे, इन दोनों वर्क से, ड्रेटन के द मैन इन द मून और फ्लेचर के द फेथफुल शेफर्ड्स को पढ़ने के बाद ये इतना ज्यादा इंस्पायर होते हैं कि 1818 में एंडिमियन नाम के इस वर्क को ये कर देते हैं। इसमें इसका लेकिन 1818 में लिखते हैं, ये पब्लिश्ड होता है 1820 में। कब होता है? 1820 में। वो भी कब? द थर्ड एंड द लास्ट वॉल्यूम ऑफ दिस एंडिमियन वर्क हैज बीन पब्लिश्ड इन 1820। ये इसका प्रभाव ड्रेटन के और फ्लेचर के इस कोलैबोरेटेड वर्क से है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज इसमें और है, इस वर्क को ये डेडिकेट करते हैं किसे? थॉमस चैटरटन को, ठीक है। हाँ, इन दोनों से इंस्पायर होके एंडिमियन की रचना करते तो हैं, लेकिन इस वर्क को ये डेडिकेट कर देते हैं थॉमस चैटरटन को। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें और शेष रह जाती है, क्योंकि क्वेश्चन जब ये पूछेगा तो इसमें से पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा। ये जो वर्क है एंडिमियन, इसे लिखा है इन्होंने हीरोइक कपलेट में। इसमें हीरोइक कपलेट में। अब हीरोइक कपलेट क्या है? जियोफ्री चासर, who was called the father of English poetry, he composed a work, The Legend of a Good Omen, and in that particular novel, I think, he used heroic couplet first time. He was the father of heroic couplet. और इसे heroic couplet का जो रचना करने के लिए जियोफ्री चासर को कहा जाता है, तो जियोफ्री चासर ने इस heroic couplet का इस्तेमाल The Legend of a Good Omen में किया था। यहां लिख सकते हैं आप, द लीजेंड ऑफ गुड ओमैन में इसका जिक्र किया था। अच्छा, हीरोइक कपलेट को लॉन्ग लव्ड
राइम भी कहा जाता है, मिस्ट्रेस राइम कहा जाता है, ऐसे आप कर लें, लॉन्ग लव मिस्ट्रेस राइम के नाम से हीरोइक कपलेट को भी जाना जाता है। एंडमियन जो इनका वर्क है ये ड्रेटन और फ्लेचर से इंस्पायर है। द मैन इन मून, द फेथफुल शेफर्ड, इसका जो वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1820 में हुआ था। इस वर्क को इन्होंने डेडिकेट किया था थॉमस चैटरटन को, और इसका प्रयोग इन्होंने हीरोइक कपलेट में किया है, सॉरी एंडमियन में हीरोइक कपलेट का प्रयोग किया है। हीरोइक कपलेट जो पहली बार जियोफ्री चासर के द्वारा एक वर्क में प्रयोग किया गया था, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, और इस हीरोइक कपलेट को लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस राइम के नाम से भी जाना जाता है। अब डेट के हिसाब से चलेंगे, मैंने पहले ही कहा 1817, 1818 और 1819 इनके जीवन का महत्वपूर्ण डेट है। इसी 1818 में, थोड़ा सा मिटाते हैं, यहां जगह बन जाएगा, 1818 इनके लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 1818 में ही इनके भाई टॉम किट्स की डेथ हो जाती है, उसके ऊपर भी एक पोयम लिखते हैं, ओड टू नाइटिंगेल, ठीक है। एनीवे, अब चलिए 1818 में एंडमियन, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, इस एंडमियन के बाद इनका जो सबसे मेजर वर्क आता है वो है इसाबेला। क्या है? इसाबेला। इसाबेला का एक और टाइटल है, इसाबेला को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? द पार्ट ऑफ बासील, द पार्ट ऑफ बासील के नाम से इस वर्ग को जाना जाता है। देखिएगा 1818 में एंडमियन का पूरा कैरेक्टर आपके सामने है। इसके बाद इनके लाइफ का जो दूसरा महत्वपूर्ण वर्क है 1818 किससे है? ये द पार्ट ऑफ बासील से है, और इसको इन्होंने बोकैसियो, नाम सुना है? बोकैसियो के डेकामेरॉन एक वर्क है बोकैसियो का, इससे इंस्पायर है। कौन सा? ये इसाबेला। बोकैसियो का जो डेकामेरॉन है, इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से कर लीजिए, इसी से इंस्पायर होकर इस वर्क को इन्होंने लिखा है। फिर 1818 इनका एक और मेजर वर्क आता है। 1818 इनके लाइफ में महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं कई बार बता रहा हूं, इस हिसाब से आप देखिएगा। अब इस 1818 में हाइपेरियन एक वर्क आता है, और ये इंस्पायर है जॉन मिल्टन के पैराडाइज, बिल्कुल पैराडाइज लास्ट से स्टाइल कॉपी किए थे। बेसिकली पैराडाइज लास्ट का जो स्टाइल है उसको कॉपी किया था यहाँ पे जॉन कीट्स ने। 1818 में इस वर्क को भी इन्होंने हाइपेरियन की रचना की थी। जॉन मिल्टन जो अंग्रेजी साहित्य के एक महत्वपूर्ण इपिक को, पैराडाइज लास्ट को लिखे थे, इसके स्टाइल को कॉपी करने के बाद 1818 में इन्होंने जिस रचना को लिखा था वो था हाइपेरियन। लेकिन यहाँ पे आगे जोड़ते हैं अ फ्रेगमेंट, इसके एक और कॉपी आती है, एक और पार्ट इसका आता है, बेसिकली कह सकते हैं ड्रीम के नाम से, वो आगे आएगा। 1818 में हाइपेरियन की रचना करते हैं, मिल्टन के पैराडाइज लास्ट से ये इंस्पायर हैं। अब देखिएगा जैसे जैसे आप किट्स के वर्क की तरफ चलेंगे, पहला वर्क 1813 इमिटेशन ऑफ स्पेंसर का इनके लाइफ के ऊपर प्रभाव है, किस तरीके से है अगले वर्ष में इनको आप देख सकते हैं। चलिए 1818 में हाइपेरियन, फ्रेगमेंट्स, मिल्टन, पैराडाइज लास्ट के बाद फिर 1819 इनके लाइफ का एक महत्वपूर्ण डेट आता है 1819। और हाँ 1817, 1818 और 1819 इसके बाद इनके सारे जो मेजर वर्क हैं वो बंद हो जाते हैं, वो इनकी डेथ हो जाती है। द ईव ऑफ सेंट एग्निस, ठीक है, 1819। यही वो वर्क है जिसमें स्पेंसर्स के फेरी क्वीन से इंस्पायर होके स्पेंसरियन स्टैंजा में जो 9 लाइंस का होता है उसमें इस वर्क को लिखते हैं पोरफायरो, और जो हीरोइन है वो है मैडलाइन। इन दोनों के प्रेम को दिखाया गया है किसमें? द ईव ऑफ सेंट एग्निस के नाम से, जो ये इनका एक मेजर वर्क है, द ईव ऑफ सेंट एग्निस, पोरफायरो और मैडलाइन। हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि
जो स्पेंसर की फेरी क्वीन है उसका इंपैक्ट इनके ऊपर है, और इसी में ये इन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा के रूप से इस वर्क को इन्होंने लिखा है। 1819 में ही द ईव ऑफ सेंट एग्निस के तुरंत बाद द ईव ऑफ सेंट मार्स के नाम से भी एक वर्क आता है, द ईव ऑफ सेंट मार्स। ठीक है, ये दोनों 1819 के ये जो फेमस वर्क हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, कभी कभी इसके कैरेक्टर से भी एक आध क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसीलिए पारफायरो और दूसरा है मेडलाइन, इसकी जो हीरोइन है, लेडी कैरेक्टर है, दोनों से रिलेटेड इन्होंने ये लिखा है। 1819 में एक और मेजर वर्क आता है लामिया, या इसी को कहते हैं द सर्पेंट वुमन। ओके, द सर्पेंट वुमन। लामिया जो वर्क है, इसमें जो एक लेडी कैरेक्टर है वह एक सांप की कैरेक्टर में है। वो अपने, उसकी कहानी थोड़ी सी जटिल है। खैर, वो एक व्यक्ति होता है जो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, वो खुशी खुशी शादी के बाद अपने पति के साथ रहती है, लेकिन जहां से वो आई रहती है वहीं से एक व्यक्ति आता है और उसे पहचान लेता है कि ये कोई और नहीं है, लामिया है, सरपेंट वुमन है। फिर वहां से वो कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये जो इनका वर्क है लामिया, ये जॉन ब्रूटन के एनाटॉमी ऑफ मिलांकली एक वर्क है, इसी से इंस्पायर है। और जॉन या ब्रूटन ही है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पे, आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा गूगल पे। 1819 के बाद अगला जो इनका मेजर वर्क आता है लामिया के तुरंत बाद, वो है द फॉल ऑफ हाइपेरियन। द फॉल ऑफ हाइपेरियन, जिसकी रचना ऊपर फ्रेगमेंट के रूप में इन्होंने किया था, हाइपेरियन फ्रेगमेंट के रूप में किया था मिल्टन का, लेकिन ये इनकम्प्लीट वर्क है इनका। ओके, एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये इनका खुद का ओन स्टाइल है, इसमें इन्होंने मिल्टन को कॉपी वापी नहीं किया है। अपनी खुद की जो कुछ भी थीम था, जो स्टाइल था, सोच था, वो अपने हिसाब से इन्होंने इसे किया था। हालांकि ये वर्क इनकम्प्लीट रह गई थी। इसके बाद 1819 के इस महत्वपूर्ण डेट के तुरंत बाद, फॉल ऑफ हाइपेरियन के बाद 1819 इनके लाइफ में अगला जो मेजर डेट आता है वो है ओथो द ग्रेट के नाम से। ओथो द ग्रेट क्या था? ओथो द ग्रेट क्या था? बिल्कुल, ओथो द ग्रेट 1819 किड्स का कोलाबोरेटेड वर्क था। थोड़ा सा यहां हम कंफ्यूज हैं, कोलाबोरेशन इनका किसके साथ था इसको लेके हम आश्वस्त नहीं है कि कोलाबोरेशन में इनके साथ जो दूसरा मेजर व्यक्ति था वो कौन था, लेकिन ओथो द ग्रेट रचना किड्स की मानी जाती है 1819 में। इसके बाद किड्स के लेटर्स पब्लिश होते हैं, किड्स के लेटर्स आते हैं, और इनके बाद लेटर्स के बाद जो इनके फेमस ओड्स हैं, जिनके लिए ये एक तरीके से कहिए कि बाकी वर्क्स तो इनका सब कुछ ठीक है, लेकिन ओड्स जो आए हैं, जैसे ओड टू नाइटिंगेल, ठीक है, नाइटिंगेल्स, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू ग्रेसियन अर्न। ठीक है, ये सब इसके कुछ फेमस ओड आते हैं। इसके बाद सॉनेट है इनका महत्वपूर्ण, सॉनेट भी इन्होंने लिखा है, जिसमें है ब्राइट हेयर, बिल्कुल ब्राइट हेयर। और सॉनेट में ही इनका एक और सॉनेट है, ऑन लुकिंग फर्स्ट ऑफ चैपमैन्स होमर, ऐसे करके है, ऑफ चैपमैन्स होमर। ठीक, और सॉनेट के बाद इनका एक बहुत ही फेमस बैलेड है, ला बेला डेम सेंस मर्सी, जो बैलेड के फॉर्म में इन्होंने लिखा है। 12 स्टैंजा में है, 4 लाइन सभी में है। ओके,
और ये किसके लिए है? फेनी ब्राउन के लिए। फेनी ब्राउन जो इनकी एंगेजमेंट हुई थी शायद इनकी, लेकिन शादी नहीं कर पाए उससे। फेनी ब्राउन ने बाद में उन्हें ये टू लिटिल स्टेटस कह के इन्हें नकार दिया था, इनके प्यार को नकार दिया था, तो इनसे बाद में शादी नहीं हो पाई। लेकिन जब ये टूटे दिल से ब्रोकन हार्ट जब ये मरता है, तो ये उसी फेनी ब्राउन के बारे में इस वर्क को ला बेला डेम सेंस मर्सी के नाम से एक फ्रेंच टाइटल है, ला बेला डेम सेंस, और मर्सी की स्पेलिंग CI है, फ्रेंच टाइटल था। इन्होंने लिखा है, उसी में लाइन है कि आई मेट अ लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल ऑफ फेयरी चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट एंड हर आईज वर वाइल्ड। कोई और नहीं है, फेनी ब्राउन है। लेकिन ये इतना ईमानदार कवि है। वो एक गाना हम लोगों ने सुना था ना कि तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी। कुछ इसी तरीके की फिलॉसफी इस पोयम में है कि सब कुछ होने के बाद, सब कुछ बताने के बाद वो ये नहीं बताता है कि जो लड़की है जो सबको धोखा दे रही है वो कोई और नहीं है बल्कि वो फेनी ब्राउन ही है। ठीक है। अब इसके वर्क्स के बाद इसमें ओड टू द नाइटिंगेल 1818 में जो इसका भाई है टॉम कीट्स, जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपने एक फ्रेंड ब्राउन के यहाँ रुके हुए थे, और जब कोयल की आवाज इनके कान में पड़ती है तो अपने भाई के मौत को इस तरीके से ये विलाप कर रहे होते हैं कि वहां पे ये लिखना शुरू कर देते हैं, और बहुत ही फेमस ओड बन के वो अंग्रेजी साहित्य का तैयार हो जाता है। इसी में वो कहते हैं कि वाज इट अ विजन आर वेकिंग ड्रीम, डू आई वेक आर स्लीप करके एक लाइन आती है जिसमें कहते हैं कि क्या मैं इस समय जगा हूं या सोया हुआ हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण इनका वर्क है, इसके बाद ग्रेसियन अर्न। ओड टू द ग्रेसियन अर्न में ये कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। सबसे फेमस लाइन है। सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा को जॉन कीट्स ने इसी रूप में प्रस्तुत किया है। उस ओड टू द ग्रेसियन अर्न की अंतिम लाइन है, पूछता है कि किस वर्क से यह लिया गया है, और एक और है उसमें फेमस लाइन, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। यह भी ग्रेसियन अर्न की लाइन है, पूछता है। अ थिंग इज ब्यूटी जॉय फॉर एवर, एंडमियन की लाइन है, इसे आप याद करेंगे, नोट करेंगे, पूछता है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कीट्स के बारे में अच्छा लिखे हैं। उसी में एक है मैथ्यू अर्नाल्ड, जिन्होंने लिखा है कि ही इज विद शेक्सपियर। उसकी तुलना करते हुए लिखते हैं कि वह विलियम शेक्सपियर के एकदम बराबर खड़ा हुआ है। कीट्स के बारे में मैथ्यू अर्नाल्ड का एक और कमेंट बार बार पूछता है, कहते हैं कीट्स इज इनचेंटिंगली एंड अबांडेंटली सेंसुअस। ये भी मैथ्यू अर्नाल्ड उसके बारे में कहते हैं। कीट्स पोएट्री को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि वी हेट पोएट्री दैट पाल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। और कीट्स की एक और बहुत ही फेमस लाइन है कि पोएट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस एंड पोएट्री शुड कम्स नॉट नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट टू कम एट ऑल। इन सारे वर्क्स को आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।